अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहे। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह परले दर्जे का ज़िद्दी और खुदसर हुक्मरान था। ख्वारिज़म की शुमाली मशरक़ी सरहदों पर तातारियों के इक्का दुक्का हमलों और लूटमार की खबर सुनते ही उसने 2 लाख सिपाहियों के साथ पेशकदमी का फैसला कर लिया। जलालुद्दीन उसका होनहार, ज़हीन, बहादुर और दूर अंदेश बेटा उस तजवीज़ के खिलाफ था। उसने उमराए सल्तनत के इजलास में खड़े होकर अपने बाप से कहा, अगर आप मुझे अपनी फ़ौज के एक सिपाही की हैसियत से बोलने का हक़ दें तो मैं ये कहूँगा कि हमें अफवाज सरहद पर जमा करके तातारियों की पेशकदमी का इजहार करना चाहिए। सरहद के बाज़ मकामात पर उनके दस्ते अगर कभी कभी लूट मार करके भाग जाते हैं तो उससे हमें इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि वो कमज़ोर हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम इश्तिआल में आकर इन दुश्वार गुजार बर्फानी पहाड़ियों की तरफ पेशकदमी कर दें, जिनकी तंग घाटियाँ उनके लिए नाकाबिल तस्खीर खिलों का काम दे सकती हैं। मैदान में हम उन्हें खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएंगे, लेकिन पहाड़ी इलाके की तरफ पेशकदमी करना हमारे लिए ख़तरनाक है। वो पीछे हटते जाएंगे और किसी ऐसे मुकाम पर अचानक हमारे गिर्द घेरा डाल लेंगे जहां हमारे आगे और पीछे तबाही के सिवा कुछ ना होगा। तजुर्बेकार फौजी अफसरों ने जलालुद्दीन की तायीद की, लेकिन ख्वारिज़म शाह ने बाज़ खुशामदी सरदारों के ज़ेर असर इस राय से इत्तेफाक ना किया। उसकी पहली और आखिरी दलील यही थी कि तातारी डाकुओं को सज़ा देने में हमारी तरफ से किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब दुनिया में जाहिर कर देगा कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, और आज तक हमने अपने हर दुश्मन पर यह साबित किया है कि हम कमज़ोर नहीं। हमें इत्मीनान है कि तातारी अगर पर लगाकर हवा में उड़ने लगे तो भी हम उन पर गालिब आ जाएंगे। जब जलालुद्दीन को अपने बाप का इरादा बदलने में किसी तरह कामयाबी न हुई तो उसने कहा, अगर आपका यही इरादा है तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुहिम पर मुझे रवाना किया जाए और आप बाकी फौज के साथ मुल्क के अंदर रहें। ख्वारिज़म शाह ने अपने दूर अंदेश बेटे की यह तजवीज़ भी रद्द कर दी और उसे मुल्क की हिफाजत का काम सौंप कर शुमाल मशरिक़ की तरफ पेशकदमी कर दी। जलालुद्दीन के खदशात सही साबित हुए। 2 लाख मुसलमानों के सैलाब के सामने तातारियों के मुंतशिर दस्ते चारों अतराफ से सिमट कर पीछे हटने लगे और ख्वारिज़म शाह अपनी ताकत के नशे में सरशार चंद तजुर्बेकार सरदारों के मशवरे के खिलाफ आगे बढ़ता गया। उसका हौसला बढ़ाने के लिए बाज़ मुकामात पर तातारियों की अफवाज मामूली मुज़ाहिमत के बाद भाग निकली। तातारियों की इस चाल ने शाह ख्वारिज़म की खतरात से और ज़्यादा बेपरवाह कर दिया। एक सुबह एक वादी में, जिसके 3 तरफ ऊंचे पहाड़ और एक तरफ घना जंगल था, ख्वारिज़म की अफवाज का तातारियों के चंद दस्तों से तसादम हुआ। तातारी मुदाफ़ाना जंग लड़ते हुए जंगल की तरफ हटते गए और बाकी 3 तरफ के पहाड़ों पर तातारियों का टडी दल लश्कर नमूदार होने लगा। ख्वारिज़म शाह ने अपनी गलती का एहसास उस वक्त किया जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। इस तंग मैदान में तुर्क नेज़ाबाजों को अपने जौहर दिखाने का मौका ना मिला। घने जंगल के सिवा उनके लिए कोई जाए पनाह ना थी। तीरों की बारिश के अलावा तातारियों के बेशुमार दस्ते पहाड़ों से नीचे उतरकर ख्वारिज़म शाह की अफवाज में तबाही मचा रहे थे। इस तबाही से बचने के लिए तुर्क अफवाज ने जंगल में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी हर दरख्त के नीचे एक तातारी तीरंदाज मौजूद था। तीसरे पहर तक ख्वारिज़म की अफवाज ने तातारियों से तमाम जंगल साफ कर दिया और तातारी पहाड़ों पर से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। लेकिन तुर्कों के नुकसानात इस कदर ज़्यादा थे कि शाम के वक्त ख्वारिज़म शाह की फ़ौज के अफसर मैदान में लाशें गिनने के बजाय जिंदा आदमियों की गिनती कर रहे थे। इस तबाही के बाद ख्वारिज़म शाह को अपनी रही से ही अफवाज के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई, और जब वो वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में खबर मिली कि शुमाल की तरफ से तातारियों का लश्कर
खौकंद की तरफ पेश कदमी कर रहा है। खौकंद के हाकिम आला तैमूर मुल्क ने यह कहला भेजा कि इस वक्त मेरे पास 5000 सिपाही हैं। ताहम मुझे यकीन है कि मैं एक मुद्दत तक तातारियों का तूफान रोक सकूंगा, लेकिन अगर सुल्तान मुझे 20,000 सिपाहियों की कमक भेज दे तो मुमकिन है कि मैं आलम इस्लाम के मुतालिक तातारियों के इरादे हमेशा के लिए बदल दूंगा। ख्वारिज़म शाह गुज़िश्ता जंग में गैर मुतवक्के तबाही के बाअस इस कदर बदहवास हो चुका था कि उसने गुस्से से कांपते हुए तैमूर मुल्क का खत फाड़ डाला और एलची से कहा, अगर तैमूर मुल्क ये समझता है कि वो हमारी निस्बत ज़्यादा तजुर्बेकार है तो वो बेवकूफ़ है। लेकिन बाज़ अफसरों के समझाने पर ख्वारिज़म ने तैमूर मुल्क को यह पैगाम भेजा कि मैं 20,000 सिपाही भेजने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने 5,000 सिपाहियों से तातारियों को कब तक रोक सकते हो। खौकंद के कैद खाने में ताहिर को 2 महीने गुजर गए। कैद खाने के दारोगा से उसने बार बार ये दरख्वास्त की कि उसे शहर के हाकिम आला के सामने पेश किया जाए, लेकिन उसे हर बार ये जवाब मिलता कि जब उन्हें फुर्सत होगी वो खुद बुला लेंगे। ताहिर ने दारोगा से खत लिखने की इजाज़त तलब की, लेकिन उसने जवाब दिया कि जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार होने वालों के लिए ये सहूलत मुहैया नहीं की जा सकती। ताहिर को किसी दूसरे कैदी से मिलने की इजाज़त भी न थी। वो कैद खाने से बाहर की दुनिया के तमाम हालात से बेखबर था। वो बेकरार होकर दिन में कई बार ये सोचता था, आखिर मुझे अब तक क्यों नहीं बुलाया गया? कैद खाने से बाहर क्या हो रहा है? क्या तातारियों ने हमला कर दिया है? हाकिम आला को मेरे मुतालिक सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। क्या वो मेरा बयान लिए बगैर मुझे उम्र कैद की सज़ा दे चुके हैं? एक दिन चंद सिपाही उसे नंगी तलवारों के पहरे में कैद खाने से निकाल कर खौकंद के गवर्नर तैमूर मुल्क के महल में ले गए। तैमूर मुल्क एक खुशवज़ा और खुश अखलाक आदमी था। उसकी शुजाअत और शराफत की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थीं। उसने निहायत इत्मीनान से ताहिर की सरगुज़िश्त सुनी, ताहिर की नेक नियति पर एतमाद ज़ाहिर किया। इस खत में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह की तलवार का भी जिक्र था। तैमूर मुल्क ने कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद अपनी इकाबी निगाहें डालते हुए कहा, जहाँ तक मेरी राय का ताल्लुक है, मेरी राय तुम्हारे खिलाफ नहीं, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म का हुक्म है कि इस किस्म के सारे मुकद्दमात उनके पास भेजे जाएं। तुम्हारी गिरफ्तारी की इत्तला उन तक पहुंच चुकी है और मैं उनके हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। ताहिर ने कहा, मुझे कैद में 2 महीने गुजर चुके हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं बहुत जल्द बगदाद पहुंचना चाहता हूं। वहां के लोगों को सही हालात से बाखबर करने की ज़रूरत है। मेरा दिल गवाही देता है कि तातारी आपकी सल्तनत पर किसी दिन अचानक हमला कर देंगे और मुझे यकीन है कि बगदाद की मुदाखलत यह हमला रोक सकेगी। अगर ये ना हो सका तो कम अज़ कम मैं ख्वारिज़म की मदद के लिए बगदाद के लोगों को मुनज़्ज़म कर सकूँगा। मुझे सिर्फ चंद दिन की रुख्सत दें। मैं वादा करता हूँ कि मैं बगदाद के लोगों तक ये पैगाम पहुँचाकर आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। एक कैदी की ज़ुबान से ऐसी दरख्वास्त आप शायद मुज़हक़ा ख़ैज़ समझें, लेकिन मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमानों की इज़्ज़त और आज़ादी को अपनी जान से अजीज़ समझता हूं। खुदा के लिए मेरे वादे पर यकीन कीजिए, वरना कम अज़ कम मुझे फ़ौरन ख्वारिज़म शाह के पास भेज दीजिए। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, नौजवान, तातारियों के साथ हमारी जंग शुरू हो चुकी है और अब तक तो हमारी बदतरीन शिकस्त की खबर शायद बगदाद भी पहुंच चुकी हो। मुमकिन है कि इस्लाम पर कुफ्र की पहली फतह की खबर सुनकर खलीफतुल मुस्लिमीन के महल में चिरागाम भी किया जा चुका हो। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि अगर तुम नेक नियत हो तो बगदाद में खलीफा का महल तुम्हारे लिए खौकंद के कैद खाने से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उन्होंने तुमसे जो काम लेना था वो ले चुके हैं। अब शायद वो तुम्हारे ज़िंदा रहने की ज़रूरत महसूस ना करें। और सुल्तान मुअज़्ज़म के दिलो दिमाग पर ताज़ा शिकस्त ने जो असर किया है, उसके पेश नज़र मैं ये ख़तरा महसूस करता हूँ
کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جانا پسند نہ کرے۔ شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے ششت سا رہ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس پر قابو پا کر کہا، مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں۔ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، اور بغداد پہنچے بغیر میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند دنوں تک اس کا سر لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، ورنہ میرا سر حاضر ہوگا۔ تیمور ملک نے کہا، ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہیں۔ وزیر خارجہ صرف ان کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ اگر تم ان کے سر لانے کا وعدہ کرو تو میں شاید تمہاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چلا کر کہا، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے خلاف ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے، اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے؟ اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ تیمور ملک نے کہا، یا تم خود بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ تیمور ملک نے کہا، اگر تم نے ایسی مستعدی سے سلطان معظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہ تم فوراً اپنے 3 ساتھیوں سے جا ملو گی۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تیمور ملک اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سلطان معظم کا ایلچی ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ تیمور ملک نے کہا، اسے لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا۔ اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد پہلے ایلچی اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں، تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کے بجائے کہا، اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں؟ کل تک۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی دیر کے بعد گردن اوپر اٹھائی۔ وہ منہ سے کچھ کہہ نہ سکا، لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ طاہر نے کہا، اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو کیا میں ایک باعزت موت کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، سلطان معظم کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تیمور ملک کوئی اور بات کیے بغیر اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر نکالا گیا۔ دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو دیکھتے ہی انتخابی جذبے کے ماتحت نعرے لگانے لگے، قوم کا غدار، خلیفہ کا جاسوس، دشمن اسلام، پکڑ لو، مار ڈالو۔ سپاہی ہجوم کا اشتعال دے کر دروازے میں رک گئے۔ ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھمکا کر روک دیا۔ تاہم ہجوم کا اشتعال ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پتھر پھینکا، لیکن یہ پتھر طاہر کو لگنے کے بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبا کر بیٹھ گیا۔ چند اور پتھر آئے اور 3-4 اور سپاہی زخمی ہو گئے۔
एक फौजी अफसर ने आगे बढ़कर यह कहने की कोशिश की कि उसकी मौत का हुक्म सादिर हो चुका है, लेकिन उसकी आवाज़ लोगों के नारों में दब गई और एक पत्थर खाने के बाद उसने चिल्लाकर कहा, कैदी को महल में वापस ले जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन ताहिर पहरेदारों की नंगी तलवारों की परवाह न करते हुए एक कदम आगे बढ़कर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बुलंद आवाज में कहा, मुसलमानों, एक गद्दार और जासूस के खिलाफ नफरत का जज्बा तुम में जिंदगी का सबूत है, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मेरी मौत का हुक्म सादिर हो चुका है। मुझे कल तुम्हारे सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा और उसके बाद मेरा मुकदमा उस बड़ी अदालत में पेश होगा जहां हर मजलूम इंसाफ की तवक्को रखता है। लोगों का शोर कम हो रहा था और वो नफरत और हिकारत के जज्बात से मगलूब होने के बावजूद ताहिर की जुबान से कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन एक सिपाही ने ताहिर की गर्दन पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम्हें लोगों के सामने तकरीर करने का कोई हक नहीं। किसी ने पीछे से आकर सिपाही का हाथ पकड़ लिया। सिपाही ने मुड़कर देखा तो उसके सामने तैमूर मुल्क खड़ा था। तमाम सिपाही अदब व एहतराम के साथ गवर्नर की तरफ देखने लगे। एक लम्हे के बाद लोगों की आवाज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। तैमूर मुल्क ने आगे बढ़कर हाथ बुलंद किया और कहा, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से इस शख्स को कल तुम्हारे सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या एक ऐसा शख्स जो सिर्फ एक दिन का मेहमान है तुम्हारी तरफ से बेहतर सुलूक का हकदार नहीं? तैमूर मुल्क पहरेदारों को अपने पीछे आने का इशारा करके सीढ़ियों से नीचे उतरा। लोगों ने फौरन इधर उधर हटकर रास्ता छोड़ दिया। सिपाही ताहिर के गिर्द हल्का बांधकर उसके साथ चल दिए। चंद कदम चलने के बाद तैमूर मुल्क रुककर हुजूम से मुखातिब हुआ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। सरहद के पार तातारियों के दस्ते देखे गए हैं। मुझे डर है कि जुनूब के और शहरों की तरह वो खौकंद पर भी अचानक हमला कर देंगे। इसलिए ये नारे लगाने का वक्त नहीं, तलवारें तेज करने का वक्त है। तुमने मेरे 2 सिपाहियों को जख्मी कर दिया है। तुम जानते हो कि मेरे पास ज्यादा सिपाही नहीं। अब अगर तुम ये वादा करो कि तुम रास्ते में सिपाहियों को तंग नहीं करोगे तो मैं वापस जाकर ज्यादा अहम उमूर पर तवज्जो दे सकूंगा, वरना मुझे कैद खाने तक उनके साथ जाना पड़ेगा। एक नौजवान ने बुलंद आवाज में कहा, भाइयों, ये क्या हिमाकत है। हम ऐसे नाजुक मौके पर अपने महबूब हाकिम का वक्त ज़ाय कर रहे हैं। अब तुम्हारी तसल्ली हो चुकी है कि मुजरिम को इबरतनाक सज़ा मिलेगी। अब तुम क्या चाहते हो, चलो यहाँ से। लोग छोटी छोटी टोलियों में मुंतशिर होने लगे। तैमूर मुल्क ने महल की तरफ लौटते हुए सिपाहियों से कहा, कैदी को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। आसमान पर बादल छा रहे थे। शुमाल की सर्द हवा से ताहिर का जिस्म ठिठुर रहा था। एक सिपाही ने अपनी पोस्तीन उतार कर ताहिर के कंधों पर डाल दी। ताहिर ने उसकी तरफ एहसानमंद निगाहों से देखा और पोस्तीन वापस करते हुए कहा, शुक्रिया, एक दिन के मेहमान को इसकी ज़रूरत नहीं। अगले दिन बर्फबारी से खौकंद के बाजारों में रदाए सीमें बिछी हुई थीं। ताहिर कैद खाने से बाहर एक चबूतरे के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ पीछे की तरफ मजबूत रस्सी से जकड़े हुए थे। उससे 2 कदम आगे फांसी का फंदा लटक रहा था। इर्द गिर्द खुले मैदान में बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों आदमी जमा थे। मौत को इस कदर करीब देखने के बावजूद ताहिर के चेहरे पर एक गैर मामूली सुकून था। कैद खाने के दारोगा का इशारा पाकर जल्लाद चबूतरे के ऊपर चढ़ा और उसने फांसी का फंदा हाथ में लेते हुए आगे बढ़कर ताहिर को लकड़ी के तख्ते पर खड़ा होने के लिए इशारा किया। ताहिर ने तख्ते पर चढ़कर इधर उधर देखा। तमाशाइयों में अब वो पहला सा जोशो खरोश नामकू न था। जल्लाद ने फांसी का फंदा ताहिर के गले में डाल दिया। कैद खाने के दारोगा ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। अगर कोई ऐसी ख्वाहिश हो जिसे हम पूरा कर सकते हो तो बयान करने में कोई हर्ज नहीं। ताहिर ने जवाब दिया, मैं आपको इस सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूँ। ऐसे मौक़ों पर खुदा परस्त इंसान से तवक्कात वाबस्ता नहीं किया करते।
मैंने जो कुछ मांगना था खुदा से मांग चुका हूँ। अगर मेरी दुआएं उसके हुजूर में शर्फ कबूलियत हासिल कर चुकी हूँ तो मुझे किसी इंसान के सामने दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं, और अगर उसकी बारगाह में मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं हुई तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। दारोगा ने लाजवाब सा होकर कहा, फिर भी अगर तुम बगदाद में अपने किसी अजीज़ को कोई पैगाम देना चाहो तो शायद हम कोई बंदोबस्त कर सकें। ताहिर ने जवाब दिया, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला हर मुसलमान मेरा अजीज़ है और मैं हर एक को एक ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ। खुदा को अगर मुझसे काम लेना मंजूर है तो मुझे यकीनन मौका देगा, वरना मुझे यकीन है कि मेरे बाद वो किसी बेहतर इंसान को इस मकसद के लिए मुंतखब करेगा। मैं पूछ सकता हूँ कि वो पैगाम क्या है? वो पैगाम यह है कि इस वक्त कुफ्र इस्लाम के खिलाफ अपनी सारी ताकतें मुनज़्ज़म कर रहा है। मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि वो दीन की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हो जाए। दारोगा ने कहा, अब सिर्फ चंद लम्हात बाकी हैं, तुम कोई दुआ मांगना चाहते हो तो मांग लो। ताहिर ने सफ़ेदी माइल बादलों में छुपे हुए आसमान की तरफ देखा और वो दुआ जिसे वो रात के वक्त कई बार दोहरा चुका था एक बार फिर दोहराने लगा, मेरे अल्लाह, क्या मैं तेरे दीन के किसी काम नहीं आ सकता? मैंने तेरी राह में जिहाद की नीयत से नेज़ों और तलवारों से खेलना सीखा था। क्या मेरे मुक़द्दर में एक करीहा मौत के सिवा कुछ नहीं? मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार का हक भी अदा नहीं किया। मेरे मौला, इंसानों के गलत फैसले मनसूख करना तेरी कुदरत से बाइद नहीं। जल्लाद नीचे से तख्ता खींचने के लिए दारोगा के इशारे का मुंतज़िर था। तमाशाइयों में से अब बाज़ ऐसे भी थे जो ताहिर की तरफ गुस्से या बेइतनाई के बजाय हमदर्दी के साथ देख रहे थे। अचानक शहर की तरफ से लोगों की चीखों पुकार सुनाई दी। चंद लोग घोड़े भगाते हुए आए और उनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा, तातारी आ रहे हैं, शहर की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। इस ऐलान ने एक लम्हे के लिए लोगों को मबहूत कर दिया और दूसरे लम्हे में वो तातारी आ रहे हैं, तातारी आ गए कहते हुए अपने अपने घरों का रुख कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दारोगा के हवास दुरुस्त हुए और उसे अपने फ़र्ज़ का दोबारा ख्याल आया तो मैदान खाली हो चुका था। उसने एक लम्हे के तज़ब्ज़ुब के बाद जल्लाद को तख्ता खींचने का इशारा किया तो एक तरफ से किसी ने बार-बार आवाज़ में कहा, ठहरो। तैमूर मुल्क की आवाज़ पहचान कर दारोगा ने पीछे मुड़कर देखा। तैमूर मुल्क घोड़े पर सवार था और उसके साथ चंद और सिपाही भी थे। वो चबूतरे के करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और चबूतरे पर चढ़कर ताहिर की गर्दन से फंदा उतारने के बाद अपने खंजर से ताहिर के हाथों की रस्सियां काट डाली। ताहिर ने जल्दी से सवाल किया, तातारी कितनी दूर है? तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, कोई 10 कोस के फासले पर। तुम्हारे पास शहर से निकल जाने के लिए काफ़ी वक्त है। कहाँ जाने के लिए? ताहिर ने इत्मीनान से सवाल किया। बगदाद की तरफ। तुम बगदाद ही जाना चाहते थे ना? नहीं, अब बगदाद की निस्बत यहाँ ज़्यादा काम है। बहुत अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। तैमूर मुल्क ने यह कहकर एक सिपाही को अपना घोड़ा और तलवार ताहिर के सुपुर्द करने का हुक्म दिया। ख्वारिज़म शाह की पहली शिकस्त के बाद सरहद के और बहुत से शहरों की तरह खौकंद की आबादी का बहुत सा हिस्सा मगरिब के शहरों की तरफ हिजरत कर चुका था। उसके बाद जब तैमूर मुल्क को सुल्तान ने मज़ीद सिपाही भेजने से इनकार कर दिया तो उसने रहे सहे लोगों को सही खतरे से आगाह करके यह मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों, बूढ़ों और औरतों को शहर से निकाल कर महफूज मुकामात पर पहुंचा दे। लेकिन उसके बावजूद खौकंद की आबादी का तकरीबन तीसरा हिस्सा अभी तक शहर में मौजूद था। बाज़ लोगों का अभी तक ये ख्याल था कि ख्वारिज़म शाह की शिकस्त का बाअस उसकी फ़ौज की कमज़ोरी की बजाय पहाड़ी इलाकों के नशीब व फराज से नावाकिफियत थी और तातारियों के सरहद अबूर करने की खबर से शहर के लोगों में अफरा तफरी फैल गई
اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر برف باری کے طوفان کے باوجود ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔